हेलो। हेलो। देखिए, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और फिर एक बार बता दिया जाए, आपका यूपीजे में लगभग 15 क्वेश्चन इससे आएंगे प्री में। ये मेंस में नहीं है, लेकिन आपका एलएलएम में आएगा, नेट में भी आता है, जीएस में भी एक दो दो कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका आईएएस का जो सिलेबस है उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, यानी कि आईएएस में काम करेगा, पीसीएस में, आपका जे प्री में, नेट में और एलएलएम में, इतना काम करेगा ये। देखिए, हमने आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पहले लेक्चर में डिफिनीशन बताई थी। फिर आपका उस डिफिनीशन को हमने काफ़ी तोड़ा था और उसके एसेंशियल एलिमेंट निकालते हुए आपका और चीज़ें हमने बताई थी। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विधिक कार्य बताए गए थे और उसमें कुछ भारत में भी कोरिलेशन किया गया था। तीसरा जो चैप्टर हम शुरू किए थे कल, वह शुरू किए थे कि इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास कैसे हुआ। विकास के क्रम में जो पहला प्रयास हमने बताया था वह 1648 बताया था, जहाँ की प्रथम यूरोपीय कांग्रेस हुई थी, यानी कि आपका सर्वप्रथम यूरोप के देश आपस में जुटे थे, कोई संधि तो नहीं किए, लेकिन आपका कह सकते हैं कि जुटे जरूर थे। और इसे आपका वेस्टफालिया की संधि कहा जाता है, यानी कि वेस्टफालिया। मामला चलता रहा। फिर आपका हेग शांति सम्मेलन, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना शुरू होता है। कल बताया भी गया था कि जो हेग पीस कॉन्फ्रेंस है आपका, वह बताया गया था कि वह कितने वर्षों के भी अंतराल पर होती थी। ये उत्तराखंड बना है क्वेश्चन, 7 वर्षों के अंतराल पर। आपका कितनी बार हुई थी? 2 बार। पहला कब हुआ था? 1899। दूसरा कब हुआ था? 1907। शांति काल में हुआ कि युद्ध काल में? शांति काल में। और आपका कुछ विश्व के देश जुटे थे। अब ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, हो सकता है बन जाए कि 1899 में कुल 26 स्टेट जुटकर सम्मेलन किए थे, और जब 1907 में सम्मेलन हुआ तो टोटल देशों की संख्या आपका 44 थी। ये जो सम्मेलन चूंकि शांति काल में संपादित किए गए, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम नियम कायदे बनाए गए। स्थल के युद्ध के नियम, समुद्र के युद्ध के नियम, तटस्थता का नियम, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें पूछी जाती है वह आपका माने अस्थाई विवाचन न्यायालय या अस्थाई मध्यस्थम न्यायालय या परमानेंट आपका आर्बिट्रेशन कोर्ट पूछा जाता है। यूपी जे में भी, उत्तराखंड जे में भी ये क्वेश्चन आ चुका है।
कि अगर क्वेश्चन ये दे कि अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय की स्थापना किस सम्मेलन द्वारा हुई, तो हेग शांति सम्मेलन, माध्यस्थम भी कहते हैं, विवाचन भी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस हेग शांति सम्मेलन द्वारा आपका इस न्यायालय की गठन किया गया था, तो 1899, ये याद रखना, ये पूछा जा चुका है। तीसरा जो मॉडल उत्तराखंड ने बनाया है कि हेग शांति सम्मेलन कब कब हुआ, तो 2 बार हुआ केवल, 1899 और 1907, ये याद करना है। फिर उत्तराखंड का ही आपका क्वेश्चन है, यूपीजे का भी क्वेश्चन है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश कहाँ से आते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कम लोग ही जानते हैं। तो जो ये 1899 में न्यायालय जो गठित किया गया था, आर्बिट्रेशन कोर्ट यानी कि अस्थाई विवाचन न्यायालय, इसी न्यायालय में जो यूएनओ के सदस्य देश हैं अपने जजों व्यक्तियों के नाम भेजते हैं जिन्हें वह जज नियुक्त करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और वहीं से नामों को निकाला जाता है। और तब आपका कैसे नियुक्त होता है तो अलग बताया जाएगा नियुक्ति। और शुद्ध रूप से जब न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जब पढ़ाया जाएगा तो भारत के उच्चतम न्यायालय को कोरिलेट किया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि भारत में क्या व्यवस्था है तो आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या व्यवस्था है। और जब दोनों को कोरिलेट करके आप पढ़ लेंगे तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, 4 तो कम से कम मिलेंगे। तो 25-26 को रिलेशन भी आगे पढ़ना है, लेकिन वह तब जब न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चैप्टर शुरू होगा। तो न्यायाधीश कहाँ से आते हैं ये गलत न हो किसी भी हाल में, तो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय। तो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय कब स्थापित किया गया, तो हेग शांति सम्मेलन कब, 1899। अगला ये आपका 2 सम्मेलनों के बाद आपका फिर विश्व युद्ध शुरू हुआ और आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका ने राज्यों को फिर से ये बल प्रदान किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का निर्माण किया जाए, जो संगठन विश्व की शांति और सुरक्षा को यानी कि आपका सिक्योरिटी एंड आपका पीस को बनाए रखने का काम करे। और तत्पश्चात आपका तमाम देश आपस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और बाद में आपस में मिले और एक संगठन नया बनाया गया जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है, यानी कि राष्ट्र संघ कहा जाता है। अब हमें जो पढ़ना है, हेग शांति सम्मेलन के बाद जो इतिहास पढ़ना है वह किसका इतिहास पढ़ना है, राष्ट्र संघ का इतिहास पढ़ना है और लीग ऑफ नेशंस का इतिहास पढ़ना है। इसमें एक एक छोटी छोटी बातें पहले जानिए और तब आपका और बातें बताई जाए। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि लीग ऑफ नेशन का जन्म किस विश्व युद्ध के बाद हुआ, तो आपका जवाब रहेगा फर्स्ट वर्ल्ड वार। चूँकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही देशों ने इस संगठन को बनाया, राज्यों ने, अतः इस संगठन का एक और नाम दिया जाता है, कहा जाता है कि यह संगठन प्रथम विश्व युद्ध का बच्चा है, शिशु है या संतति है या चाइल्ड है।
तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का चाइल्ड किसे कहा जाता है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? राष्ट्रसंघ को। और तुरंत अगर क्वेश्चन दे दे कि द्वितीय विश्व युद्ध की संतति या शिशु या चाइल्ड या बच्चा किसे कहा जाता है, तो इसके बाद जो हम संगठन पढ़ाएंगे यूएनओ, उसको द्वितीय विश्व युद्ध का बच्चा कहा जाता है। तो आखिर राष्ट्र संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए की गई, कब की गई, इसकी कितनी बैठकें हुई, कितने देश थे, कब इसकी माने स्थापना की गई, तो इसके कितने अंग थे? तो अभी हम संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एक जो संगठन था, कौन, राष्ट्र संघ बना, उसके बारे में हम बता रहे हैं। राष्ट्र संघ को अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि जब 1945 में 1945 में यूएनओ का हम गठन कराएंगे, तो हमेशा राष्ट्र संघ से उसकी क्या करते रहेंगे, तुलना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले अब यूएनओ ना जानिए, पहले लीग ऑफ क्या जानिए, नेशन। देखिए कह करके इसको बताया जाए भाई आपका, ये जो लीग ऑफ नेशंस था, इसकी स्थापना वर्साय की संधि का परिणाम था। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के माध्यम से हुई, तो आपका जवाब रहेगा वर्साय की संधि। किसकी संधि? वर्साय की। आपका 1919 में यानी कि 1919 में वर्साय की संधि होती है, और इस संधि के जो पक्षकार थे, कितने देश या राज्य थे? 62, यानी कि 62 राज्य आपस में वर्साय में मिले और एक क्या किए, संधि किए, और उस संधि के द्वारा किसका जन्म किया गया? तो आपका जवाब रहेगा राष्ट्र संघ का। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर इसके जन्म में मुख्य भूमिका किसने निभाई, अर्थात आपका इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो जो अमेरिका है, जो आज आप देख ही रहे हैं कि अफगानिस्तान में पूरी तरह विफल हो गया है, और अब आतंकवादी, जिसकी आशंका थी कि अमेरिका के सैनिकों को भी हमला करेंगे सैनिकों पर, और कर ही दिए। और अब अमेरिका बौखला रहा है कि तो अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा कि हमारे 15 सैनिक मर गए, 12 मर गए, इतने घायल हो गए, सैकड़ों लोग ऐसे ही मार काट दिए जाएंगे, और विश्व का जो ह्यूमन राइट है वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शांति से सब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हालात। सब लोग चाह रहे हैं, जैसे होता है ना कि सब लोग पूरे देश चाह रहे हैं कि ये आगे बढ़ें, ये आगे बढ़ें। कुछ देश तो भारत को भी उकसा दिए थे कि भारत को अपनी सेना भेजनी चाहिए तालिबान के खिलाफ, यानी कि भारत जाकर अपना सिर कुचवाए और सब लोग क्या करें, विश्व के हाय तौबा मचाए। भाई पूरा विश्व सहयोग दे तो भारत भी देगा। तो इसीलिए भारत आपका कई बार मांग की गई कि भारत से सहयोग मांगा गया, लेकिन भारत शांत रहा। तो आगे देखिए आपका, ऐसी दशा में जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, रटे रहिए, आपका राष्ट्रपति विल्सन, उन्हीं को श्रेय जाता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का। तो तुरंत एक क्वेश्चन और आपको याद करना है कि जब 1945 में यूएनओ बना, नया संगठन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उस संगठन का श्रेय भी अमेरिका को ही जाता है, और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय रूजवेल्ट थे, और उन्होंने ही यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ नाम भी दिया। ये भी पूछा जाता है, तो नाम पर हम आएंगे, पहले तो राष्ट्र संघ की स्थापना समाप्त हो। देखिए जो यानी कि तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन को
इस संगठन को बनाने का श्रेय जाता है। तत्पश्चात इस संगठन का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ड्राफ्ट मतलब खाका जो तैयार किया गया था, खाका यानी कि मसौदा, मसौदा माने प्रारूप यानी कि फार्म, जो तैयार किया गया था वह दो लोगों ने मिलकर किया, हर्स्ट और मिलर। इसको लिखवा जाएगा कल। हर्स्ट और मिलर ने आपका लीग ऑफ नेशंस का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो जैसे ही आपका ड्राफ्ट आए तुरंत आपका सतर्क रहना है किसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो इसको रटे रहना। 4 क्वेश्चन यहाँ से निकालना है। पहला क्वेश्चन निकालना है कि आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। फिर आपका आता है कि एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो स्टीफन ने। फिर आपका विधि आयोग भी पूछा जाता है, लॉ कमीशन, कि फर्स्ट लॉ कमीशन ने किसका ड्राफ्ट तैयार किया, आईपीसी का। सेकेंड लॉ कमीशन ने किसका किया, प्रथम बार जब सीपीसी बनी थी, फर्स्ट बार आपका 1859 में, तो उसका खाका कौन बनाया था मॉडल, सेकेंड लॉ कमीशन। और थर्ड का लॉ कमीशन ने किसका मॉडल बनाया था, टीपीए का। तो तीनों लॉ कमीशन याद रखना है और किसका मॉडल बनाया गया। तत्पश्चात भारत का संविधान कैसे भूल सकते हैं। भारत के संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, बीएन राव ने किया था। बेनेगल नरसिंह राव ने किया था। और इस खाके की परीक्षा के लिए, रिवीजन के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में। तो भाई ड्राफ्ट जरूर याद रखिए। तो आपका फिर बैक होइए कि राष्ट्र संघ का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो हर्ट्ज और मिलर ने। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को होती है, यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को होती है। यानी कि कब स्थापित हो गया, आपका 1920 में। इस का मुख्य उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखी जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या हेल्प में इम्प्रूवमेंट हो, वृद्धि की जाए। यानी कि राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य ये था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाए, याद रखिए, तथा आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की जाए। जहाँ तक इसके देशों की बात है, अब देखिए देश कितने थे आपका। राष्ट्र संघ, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों ने मिलकर की, तो 62। रट कर जाएगा, कितने देशों ने किया, 62। लेकिन अंत में जब ये संगठन ध्वस्त हो गया, जब ये अपनी समाप्ति की ओर था, तो तमाम देश यानी कि 30 देशों ने इसकी सदस्यता छोड़ दी थी और लास्ट में बचे रह गए आपका केवल 32 देश। यानी कि आपका राष्ट्र संघ की स्थापना 62 देशों ने संधि करके आपस में की, लेकिन अंत में जब अंत समय आया तो साथ में कितने बचे रह गए, 32। तो चारों का आपका भाई सदस्य संख्या याद रखिएगा। फिर मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। 1899 में जो प्रथम हेग शांति सम्मेलन हुआ उसमें 26 देश भाग लिए। 1907 में यानी कि 1907 में जो सम्मेलन हुआ 44 भाग लिए। जो ये वर्साय की संधि होती है और जिसमें राष्ट्र संघ का निर्माण होता है, इसमें कुल आपका कितने भाग लिए, 62।
और जो 24 अक्टूबर 1945 को हम यूएनओ की स्थापना कराएंगे, इसके बाद उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो ओरिजिनल मेंबर या मूल मेंबर या आपका प्रारंभिक मेंबर कितने थे, 51। चारों एक साथ याद रखिएगा, 26, 44, 62 और 51। इसको लिखवा भी जाएगा आगे कोरिलेट करके। अब आइए, जो ये लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, इसके 3 आपका अंग बनाए गए, यानी कि 62 देशों ने जो ये लीग ऑफ नेशंस बनाया, इसमें मुख्य रूप से 3 अंग बनाए गए और उन्हीं अंगों को ध्यान से देखना है। देखिए 3 अंग कौन कौन थे। एक का असेंबली थी, यानी कि सभा थी। दूसरा काउंसिल थी, यानी कि परिषद थी। और तीसरा आपका सेक्रेटरिएट, यानी कि सचिवालय था, सचिवालय। और इसके बाद आपका ये काम हुआ कि इस सभा ने संकल्प पास करके बाद में एक न्यायालय बनाया, और उस न्यायालय को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि आपका क्या कहते हैं उसको। तो ये अंग नहीं था, बल्कि बाद में इस लीग ऑफ नेशंस ने प्रस्ताव पास करके ये न्यायालय बनाया। इस न्यायालय को भी हम लास्ट में देखेंगे। आइए, सभा या असेंबली का कार्य क्या था, परिषद का कार्य क्या था, सचिवालय का कार्य क्या था, और इसको तुरंत आप वर्तमान समय में जोड़ लीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। अब यूएनओ को कोरिलेट करते रहिए। ये क्या हो गया, राष्ट्र संघ हो गया, और 1924 अक्टूबर 1945 को क्या बना, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो बताया जाएगा इसके बाद। अब ये जो सभा थी, ये जब संयुक्त राष्ट्र संघ नया गठित होगा, तो इस सभा को ही क्या हम कहेंगे, महासभा। यानी कि अब क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन का मॉडल भी चलते रह जाए, कि जो जनरल असेंबली है या वर्तमान में आम सभा है, सामान्य सभा है, महासभा है, यह किसकी उत्तराधिकारी है, तो आप क्या मार्क कराएंगे, सभा की। और जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि सुरक्षा परिषद है, ये किसकी उत्तराधिकारी मानी जाती है, किसके समान, परिषद के। और जो ये सचिवालय है, तो आज भी यूएनओ का सचिवालय है ही। तो आखिर न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बाद में गठित हुआ, तो 4 हो गए। लेकिन फिर मैं बता दूं, ये जो 3 अंग थे आपका, इन्हीं का प्रावधान राष्ट्र संघ के चार्टर में था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट का प्रावधान नहीं था, वो तो संकल्प द्वारा क्या किया गया था, स्थापित। अब थोड़ा यूएनओ को जोड़ लीजिए। हमने पहले ही दिन बताया था कि जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके आपका कितने मुख्य अंग हैं, 6। तो सभा है ही महासभा के नाम से, परिषद किस नाम से होगी, सुरक्षा परिषद के नाम से, सचिवालय सचिवालय के ही नाम से रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस नाम से रहेगा, तो न्याय, अब थोड़ा बहुत नाम चेंज कर दीजिए, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्या, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पूरा नाम है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 4 हो गए। 2 और बचते हैं, तो एक आपका न्यायिकता परिषद थी, राष्ट्र संघ के भी तहत बनाई गई बाद में। और अंतिम आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो राष्ट्र संघ के तहत न्यायिकता परिषद को मैंडेट प्रणाली, मैंडेट सिस्टम कहा जाता था। मैंडेट सिस्टम अभी हम बताते हैं कह करके। आइए इसको एक एक करके भाई देखना है।
सबसे पहले हम देखते हैं महासभा, नहीं सभा, जो ये असेंबली थी राष्ट्र संघ के तहत, इसमें जितने सदस्य थे, यानी कि टोटल कितने सदस्यों ने मिलकर इसको बनाया था, 62 सभी सदस्य होते थे। यानी कि महासभा में, महासभा की विशेषता देखिए, महासभा में नहीं सभा, भाई देखिए गलती हो, महासभा यूएनओ में, सभा में कितने सदस्य थे, 62। यानी कि जितने सदस्य राष्ट्र संघ के सदस्य थे सभी असेंबली या महासभा के भी सदस्य थे। पहला नियम, महासभा में एक देश जो था, एक राज्य जो था, वह अधिकतम अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता था। यानी कि अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता था, 3। आगे हम महासभा में बताएंगे, तो महासभा को कोरिलेट करते रहिए। जो हम यूएनओ गठित करेंगे तो उसमें अधिकतम कितना भेजा जा सकता है, 5। तो कितने आपका सभा में कितने सदस्य, एक जो देश था वह अपने कितने मेंबरों को भेज सकता था, 3। लेकिन जब ये मत देंगे तो 3 मत नहीं देंगे, बल्कि ये मत कितना देंगे, 1। ये नहीं कि 3 कह दीजिएगा। अगला देखिए, इसकी जो राष्ट्र संघ की बैठक प्रस्तावित थी वह वर्ष में कम से कम 1 बार बैठक होती है। यानी कि राष्ट्र संघ की जो बैठक थी वह वर्ष में कम से कम 1 बार होती थी और विशेष परिस्थितियों में विशेष बैठक बुलाई जा सकती थी। अगला ये, इसका जो मुख्यालय था वो भी पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, लिखवाया जाएगा ये। इसका मुख्यालय जेनेवा में बनाया गया, तो तुरंत आपका यानी कि राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, जेनेवा में। तत्पश्चात इसका प्रथम अधिवेशन 15 नवंबर 1920 को होता है। यानी कि फर्स्ट आपका अधिवेशन कब हुआ, तो 15 नवंबर 1920 को, और लास्ट आपका हुआ 6 अप्रैल 1946 को। इस बीच कुल 21 आपका अधिवेशन राष्ट्र संघ के हुए। ये सभा के बारे में बताया गया। इसके बाद जो राष्ट्र संघ के तहत जो दूसरी संस्था थी वह काउंसिल थी, यानी कि परिषद थी। आज भी आपका यूएनओ में हम बताएंगे, आगे कल से आ ही जाएगा या परसों से यूएनओ। राष्ट्र संघ की जो परिषद थी यह कार्यपालकीय अंग था राष्ट्र संघ का, यानी कि अधिशासी अंग था। इस बार क्वेश्चन आपका पिछली बार यूपीजे में यूएनओ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कौन होती है। तो वर्तमान में जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है वह होती हैं। लेकिन इसके पहले जो संगठन बना था राष्ट्र संघ, उसमें सुरक्षा परिषद नाम नहीं था, लेकिन क्या नाम था, केवल परिषद। तो अब ये जो राष्ट्र संघ के तहत परिषद गठित थी, याद रखिए, यह राष्ट्र संघ का अधिशासी अंग था, एग्जीक्यूटिव अंग था, कार्यपालकीय अंग था। इसमें आपका कह सकते हैं कि टोटल जो सदस्य थे वह आपका 16 थे। ये पूछ सकता है टोटल सदस्यों की संख्या परिषद में कितनी थी, तो भाई याद रखिए कितने सदस्य थे, 16, जिसमें कि आपका 5 अस्थाई थे और 11 अस्थाई। फिर याद रखिए राष्ट्र संघ के तहत जो परिषद गठित की गई थी उसमें 2 प्रकार के मेंबर थे, आज भी 2 प्रकार के हैं, संख्या थोड़ा कम है तो बताया जाएगा आगे। पहले राष्ट्र संघ बता दिया जाए तब कोरिलेट करने में सही रहेगा, वो हम बताएंगे तब। राष्ट्र संघ के तहत परिषद में कितने परिषद के मेंबर टोटल थे, 16, ये रटना है।
अस्थाई या परमानेंट या आपका परपिचुअल कितने थे, हमेशा के लिए कितने थे, अस्थाई कितने थे 5 और अस्थाई कितने थे 11। जो ये 11 सदस्य अस्थाई थे ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते थे और 2 वर्ष के लिए अस्थाई सदस्य चुने जाते थे, 2-2 वर्ष के लिए। भाई आज भी वही नियम है आपका। जो विश्व यानी कि वर्ल्ड में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज भी यही नियम है। वर्ल्ड में आपका पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखने की जो प्राइमरी लाइबिलिटी थी, अर्थात विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी थी, प्रथम जिम्मेदारी थी, वह परिषद को थी। परिषद का ही कार्य था कि वह क्या करे, विश्व में शांति और सुरक्षा क्या करे, बनाए रखे। समस्या कहाँ आई और क्यों ये विफल हो गई? देखिए इसमें जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उनका नाम भी हमें जानना है। वो जो 5 अस्थाई सदस्य राष्ट्र संघ में थे उसमें अमेरिका था, जापान था, इटली था, फ्रांस था और ब्रिटेन। पांचों याद रखिएगा राष्ट्र संघ के तहत, अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस और पांचवा कौन था, ब्रिटेन। अब चूंकि आपका देखिए फिर एक नियम बैक होना पड़ेगा तब आपका आगे बताया जाएगा क्यों विफल रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के प्रयास द्वारा ये लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है 1920 ईस्वी में, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि अमेरिका कभी भी इसका मेंबर नहीं बन पाया और यह इसके पतन का सबसे बड़ा कारण भी रहा। अब अमेरिका क्यों नहीं इसका मेंबर बन पाया, इस बिंदु पर थोड़ा अच्छे से गौर करिए, ध्यान समझिए। जब 62 देशों ने एक आपस में संध की, आपका बहुपक्षीय, और 1900 वर्साय की संधि की 1919 में और 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। तो ऐसी दशा में अब नियम ये था कि जो राष्ट्र संधि पर साइन किए हैं तो राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने किया था। अब नियम ये है कि जब तक उन देशों का लेजिस्लेचर मतलब विधायिका इस प्रस्ताव को या संधि को मान्यता नहीं दे देती, तब तक आपका वह देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाता। ऐसी दशा में अमेरिका में 2 सदन हैं, एक आपका लोकसभा जैसे हमारे, दूसरा राज्यसभा जैसे, और जो हमारे राज्यसभा जैसे वहाँ सदन हैं उसे सीनेट कहा जाता है। और सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक स्टेट के 2 प्रतिनिधि होते हैं। कितने? 2। अमेरिका की जो सीनेट थी उसने कभी भी राष्ट्र संघ की संधि के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, यानी कि वह प्रस्ताव पास ही नहीं की। अतः इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका फाउंडर देश था लेकिन कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। ये सबसे बड़ी कमी थी कि फाउंडर जो देश है वहीं क्या हो गया, जैसे कि आपका कह सकते हैं राजनीति में भी इसको जोड़ सकते हैं, जो फाउंडर हैं वहीं नहीं बन पाया पीएम और न ही प्रेसिडेंट। जैसे कि हमारे अडवाणी जी हैं, ये फाउंडर मेंबरों में थे बीजेपी के, और जब जब बेचारे का पीएम बनने का माने आपका कह सकते हैं मौका आया और प्रेसिडेंट बनने का मौका आया, तब तक कुछ न कुछ इनके साथ घटित हो गया। और वह जो घटित हो गया इसके कारण कभी भी ये पीएम और प्रेसिडेंट का मुख नहीं देख पाए, नहीं बन पाए। बहुत इच्छा थी इनको कि हम भी क्या बने, तो अमेरिका भी
स्थापित तो कर दिया राष्ट्र संघ, लेकिन कभी इसका क्या नहीं बन पाया सदस्य। ये सबसे बड़ा कारण विफलता का है। आगे देखिए, तत्पश्चात आपका जो तीसरा अंग हम बता रहे हैं वह बता रहे हैं सेक्रेटरिएट यानी कि सचिवालय। जहाँ तक सचिवालय की बात है, ये जो सचिवालय था यह आपका कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ का अस्थाई कार्यालय था। यानी कि कार्यालय मतलब कि जहाँ से क्या होता है, विभाग कहिए। सचिवालय का जो मुखिया होता था वह आपका महासचिव होता था, सेक्रेटरी जनरल। और आज भी हमारे यूएनओ का मुखिया कौन है, तो महासचिव हैं। तो यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है कि अब तक कितने महासचिव हुए, आपका यूएनओ के कौन 2 बार हुआ, तो कौन बीच में इस्तीफा दे दिया, तो किसकी दुर्घटना हो गई विमान में, और कौन प्रथम एशियाई था। तो हम बताएंगे आगे जब हम महासचिव पर आएंगे। सबका लिस्ट तैयार करना है, ये नहीं कि इतना आसान नहीं है। सबका लिस्ट क्या होना चाहिए याद, तो वो तो आगे बताया जाएगा। लेकिन याद रखिए, सचिवालय का जो प्रमुख था कौन था, महासचिव या सेक्रेटरी जनरल था। सचिवालय में कर्मचारी होते थे और सचिवालय ने ही इंटरनेशनल सिविल सर्विस, ये जो सचिवालय था वह अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा की स्थापना किया। यानी कि एक होता है देश की सिविल सेवा, जिसमें कि भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है वह भारत की सिविल सेवाओं में, पूरे भारत के लिए जो सिविल सेवा आईएएस इत्यादि उसमें भर्ती करता है। लेकिन विश्व स्तर पर अगर हम सिविल सेवा देखें तो उस सिविल सेवा को सृजन का श्रेय इस आपका सचिवालय को ही जाता है। यानी कि विश्व के लोगों को सचिवालय में काम करने के लिए क्या किया गया, अपॉइंट। याद रखिए। अब ये आया कि जब सभा की बैठक शुरू हुई तो 1920 ईस्वी में ही सभा ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करके एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन भी किया। तत्पश्चात आपका कह सकते हैं कि एक और बात हुई, इसको थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ा जाता है राष्ट्र संघ को। एक और बात हुई मैंडेट सिस्टम। याद रखिए, मैंडेट सिस्टम यानी कि अधिदेश प्रणाली। तो अधिदेश प्रणाली क्या थी, अच्छे से इसको भी एक लाइन जानना है। जो देश अपने को संभालने में अक्षम थे उन देशों के लिए एक मैंडेट सिस्टम बनाया गया, कुछ लोगों को नियुक्त किया गया ताकि वे लोग इन देशों का संरक्षक बनेंगे, इनका विकास कराएंगे, और जब ये देश विकास कर ले जाएंगे तो इनको मैंडेट सिस्टम से हटा दिया जाएगा, यानी कि इनको छोड़ दिया जाएगा। इसको जोड़ सकते हैं आप शुद्ध रूप से अफगानिस्तान से। 20 वर्षों तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, अफगानिस्तान के नागरिकों को सैनिक बनाया, साजो सामान दिया, हथियार दिया, आपका कई गोला बारूद दिया, अफगानिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग दिया। और जब अमेरिका को लगा कि 20 साल बीत गए हैं, ये लोग अब परिपक्व हो गए होंगे और अब 3.5 लाख सैनिक आतंकवादियों पर या तालिबान पर भारी पड़ेंगे, तो वह धीरे धीरे अपनी संरक्षकता क्या किया, हटा लिया। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, इतिहास में ये लिखा जाएगा कि 3.5 लाख सैनिक डर कर भाग गए, राष्ट्रपति भाग गए, इतिहास में लिखा जाएगा बहुत लंबे समय तक। और 50,000 तालिबानी आपका ज़्यादातर
अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिए, यानी कि कायर आर्मी, डरपोक आर्मी, तमाम उदाहरण दिया जाएगा। गद्दार आर्मी, अब तालिबान वाले खोज खोज कर एक एक लोगों को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, और वही लोग अमेरिका और कनाडा भागने के फिराक में हैं। आम जनता नहीं, जो अमेरिका के सहयोग किए थे उन्हीं को तो खतरा है। आम जनता तो वैसे भी वहाँ पीसेगी, चक्की में महिलाएं पीसेंगी, तमाम देख रहे हैं वीडियो, सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर आ रहा है। तो भाई अधिकारों का, मानवाधिकारों का हनन होगा वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका को अभी थोड़ा हमारे हिसाब से इंतजार कर लेना चाहिए। तो लेकिन ये भी एक समस्या है कि भाई अमेरिका क्या अनंत काल तक तो रहेगा नहीं। 20 साल में कम से कम यह देश अब क्या हो जाना चाहिए था, परिपक्व। तो आपका ये जो मैंडेट सिस्टम था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा 1945 में बनेगा, तो इस मैंडेट सिस्टम को अब आपका न्यास्ता परिषद कहा जाएगा, यानी कि ट्रस्टीशिप। और न्यास्ता परिषद ने, मैं बताया था भूमिका में भी, कि काफ़ी अच्छा काम किया, और जितने देश इसके अधीन थे, माने इसके अंडर में, सबको विकास करके अब क्या कर दिया है, मुक्त। तो कौन सा अंग है जो अपने कार्यों में पूरी तरह सफल रहा, न्यास्ता परिषद। किस अंग के पास अब कोई काम नहीं है, न्यास्ता परिषद। किस अंग ने अपने कार्यों को सस्पेंड कर दिया है, न्यास्ता परिषद। न्यास्ता परिषद किसका उत्तराधिकारी है, तो मैंडेट सिस्टम या अधिदेश प्रणाली। अधिदेश प्रणाली किस संगठन के तहत गठित की गई थी, राष्ट्र संघ। ये 4-5 क्वेश्चन निकाला गया, अच्छा, और ये खूब पूछा जाता है। आगे देखा जाए आपका अगला ये इस प्रकार आपका राष्ट्र संघ के बारे में जो प्रावधान था वह समाप्त हुआ, लेकिन अभी राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा प्रावधान पढ़ने हैं, क्योंकि जो संस्थाएं थी लीग ऑफ नेशन के द्वारा, वह हमने बताया। अब आइए अगले क्वेश्चनों पर। जहां तक राष्ट्र संघ की बात है, राष्ट्र संघ में एक आपका कमी दिखाई देती है, कई कमियां हम बताएंगे। पहला कमी ये था कि राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य देश आपका अपनी सदस्यता या मेंबरशिप को वापस ले सकता था, यानी कि कोई भी देश राष्ट्र संघ से अलग हट सकता था। और इसका कैसे अलग हट सकता था, ये पहले नियम जानना है। पहला अलग हटने का तरीका ये था कि 2 वर्ष पहले वह राष्ट्र संघ को सूचना दे देता था, और 2 साल जैसे ही सूचना का कितना दिन बीता, 2 साल, उसका क्या हो गया, सदस्यता रिवोक हो गई, प्रतिसंहृत हो गई, सदस्यता वापस हो गई, माने सदस्यता उसकी क्या हो गई, समाप्त। दूसरा तरीका ये था कि जो लीग ऑफ नेशंस का चार्टर था, अगर कोई सदस्य देश उस चार्टर से में संशोधन से असहमत व्यक्त करता था, यानी कि यह कहता था कि हम इस संशोधन के विरोध में हैं, तो जैसे ही वह विरोध में वोट देता था, ये माना जाता था कि उसकी सदस्यता क्या हो गई, समाप्त। तो फिर एक बार हम बता रहे हैं, अच्छे से याद रखिए। राष्ट्र संघ के तहत सदराज्यों को ये अधिकार था कि वह राष्ट्र संघ से अलग हो जाएं। कितने प्रकार से वह अलग हो सकते थे, 2। पहला, कितने दिन पूर्व सूचना देकर, रटिए कितने दिन पहले, 2 साल। और दूसरा अलग हटने का तरीका क्या था कि जो राष्ट्र संघ का चार्टर था उसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया हो तो उसका समर्थन करिए कि विरोध करिए, विरोध। तो जैसे ही आप विरोध करेंगे, इसका मतलब कि आप अपनी सदस्यता को क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। 2 कंडीशन थी। चूंकि
शुरुआती दौर में 62 मेंबर थे और सदस्य देशों ने अपनी सदस्यता वापस लेनी शुरू की। भगदड़ मच गई अफगानिस्तान जैसे भागने की, जैसे लोग भाग रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ भी भगदड़ मची और लास्ट में आते आते केवल जो देश बचे 32, यानी कि अंत में कितने देश बचे रह गए सदस्यता में? 32। अतः ये भी एक प्रमुख कारण था इस संगठन की असफलता का। दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि राष्ट्र संघ पूर्णतः सफल रहा, ये बन चुका है यूपीजे में भाई, पूर्णतः असफल रहा, प्रारंभिक काल में सफल रहा, जबकि अंतिम काल में असफल रहा, इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे से तैयार रखिएगा। प्रथम लगभग 10 वर्षों में लीग ऑफ नेशंस अपने कार्यों में सफल रहा, लेकिन जो अंतिम लगभग 10 वर्ष थे उसमें लीग ऑफ नेशंस अपने कार्यों में विफल रहा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में क्या रहा? विफल। तो अगर आईएएस में, जीएस में, लॉ में क्वेश्चन आए कि राष्ट्र संघ सफल रहा, असफल रहा, दोनों रहा, इनमें से कोई नहीं, तो सफल भी रहा और क्या रहा? असफल। ये दोनों मार्क कराइएगा। फिर अगला क्वेश्चन एक बार बना है तो प्रारंभिक स्थिति में यह सफल रहा और बाद में क्या रहा? असफल। ये रट कर जाना है। अब राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों को हमें देखना है कि आखिर जो लीग ऑफ नेशंस था ये क्यों असफल रहा, और इसकी असफलता का परिणाम ही हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। तो इसकी कमियां क्या थी? कमियां भी पूछ सकता है कंपटीशन में, दुर्बलताएं भी। तो एक एक कमी को हम खोजते हैं। पहली कमी ये थी कि जो भी निर्णय लिया जाना था परिषद में, यानी कि आपका काउंसिल में जो भी निर्णय लिया जाता था, जब तक कि सर्वसम्मति न हो जाए, अर्थात जो 11 और 5 टोटल कितने देश थे? 16। जब तक कि 16 देश जो परिषद में थे वे एक राय न व्यक्त कर दें, एक राय का मतलब सर्वसम्मत, सर्वसम्मत का मतलब हुआ एड आइडम, एड आइडम का मतलब हुआ एक बात में एक भाव पर सहमत होना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन है 13 कंसेंसस एड आइडम, यानी कि एक बात पर तथा एक भाव में सहमत होना। तो जब तक कि परिषद के 16 सदस्य किसी मुद्दे पर सर्वसम्मत न हो जाते थे तब तक कोई फैसला लेना संभव नहीं था। अतः सर्वसम्मति जल्दी उत्पन्न ही नहीं होती थी, अतः किसी मुद्दे पर फैसला हो नहीं पाता था। ये पहली कमी। दूसरी कमी ये थी कि वार या युद्ध को पूर्णतः वर्जित नहीं किया गया था, यानी कि देशों को ये छूट दी गई थी कि अगर आप पर खतरा इत्यादि हैं तो आप युद्ध कर सकते हैं, यानी कि युद्ध की अनुमति राष्ट्र संघ के तहत राज्यों को क्या थी? प्राप्त, और इस शक्ति का प्रयोग किए और खूब क्या हुआ? आपस में युद्ध। तीसरा आपका जो सबसे बड़ी कमी एक और दिख सकते हैं कि जो अमेरिका था इस संगठन का कभी मेंबर नहीं बन पाया। अभी हमने बताया भी था कि विल्सन को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन को इस सभा के निर्माण का श्रेय जाता है, माने इस संगठन के, लेकिन अमेरिका कभी भी इसका मेंबर नहीं बन पाया। अतः इसका प्रभाव ये हुआ कि अमेरिका की अनुपस्थिति में सब आपका इधर उधर हो गया।
अगला देखिए, सदस्यता की वापसी का जो प्रावधान था वो भी इस संगठन की विफलता का मुख्य कारण था। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया भी कि कोई भी देश जो राष्ट्र संघ का सदस्य था अपनी सदस्यता को 2 कंडीशन में क्या ले सकता था, वापस। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया तो ये पाया गया कि अगर ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ से भी देश अपनी सदस्यता वापस लेने लगेंगे तो इसका भी हश्र वही होगा जो राष्ट्र संघ का हुआ। अतः जब हम अगले लेक्चर में यूएनओ बताएंगे तो उसमें ये दिखाएंगे कि यूएनओ में सदस्यता की वापसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश को बाउंड कर सकता है कि आप यूएनओ में रहेंगे, आप यूएनओ छोड़ नहीं सकते, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन राष्ट्र संघ में था। अगला देखिए आपका, सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व का अभाव था, यानी कि यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का अभाव था। इसका मतलब विश्व में तमाम देश थे लेकिन केवल 62 देशों ने ही 62 देशों ने ही इस संगठन को क्या किया था, गठित। फिर आपका भेदभाव इसमें किया जाता था, यानी कि जो महाशक्तियां थी उनमें और छोटे छोटे देशों में विभेद किया जाता था। फिर आपका परिषद और सभा के कार्यों में स्पष्ट विभाजन नहीं था, यानी कि कौन कार्य काउंसिल करेगी, कौन असेंबली करेगी, ये आपका स्पष्ट विभाजन नहीं था। देश अपने निजी स्वार्थों को बल देते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्वार्थों को नहीं। जैसे कि वर्तमान समय में भी जोड़ सकते हैं, अफगानिस्तान के मामले में प्रत्येक देश अपने निजी स्वार्थ देख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्वार्थ नहीं कोई देख रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्वार्थ देखता तो कुछ न कुछ लोग क्या करते। तो अगला देखिए, लास्ट आपका, सदस्य परिषद के विनिश्चय से बाध्य नहीं होते थे। ये भी एक कमी थी, यानी कि जो परिषद जो 16 लोगों के थे वह जो विनिश्चय करते थे, जिस मुद्दे पर प्रस्ताव पास करते थे, तो जो ये 62 देश थे ये उस विनिश्चय से बाध्य नहीं थे। अतः इन कारणों से राष्ट्र संघ असफल रहा और इसकी असफलता के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नया संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा और उस संगठन का नाम होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, या शॉर्टकट में यूएनओ। तो यूएनओ आपका अगले लेक्चर में शुरू किया जाएगा। धन्यवाद। अभी आपका 10 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई, यानी कि 11:15 बजे से एविडेंस का क्लास चलेगा।